नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल बिलासपुर में आप सबका फिर स्वागत है। हम लोग आज इतिहास को आगे बढ़ाते हुए भारतीय इतिहास जानने के स्रोत को देखेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं जो हड़प्पा संस्कृति पर आधारित है। आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज भारतीय इतिहास जानने के स्रोत को हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। तो भारतीय इतिहास जानने के स्रोत में हम 3 भागों में इसको बांट सकते हैं: साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रा के वृत्तांत और पुरातात्विक स्रोत। जहाँ तक साहित्यिक स्रोत है उसको मैं 2 भागों में और बांट सकता हूँ: धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य को मैं 3 भागों में बांट सकता हूँ: ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य है। चलिए इसका डिटेल से अध्ययन करते हैं। ब्राह्मण साहित्य की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले वेद आ जाता है। वेद ऋग्वेद जो विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक है। वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, महत्व ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान है। वेदों से ही हमें आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। कुछ लोग वेद को अपरु से अर्थात देवकृत मानते हैं, अर्थात इस जो वेद है इनको देवताओं ने लिखा है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यह ऋचाओं का संग्रह है। ऋचाएं माने श्लोक। इसमें 1028 श्लोक इसमें संग्रहित है। सामवेद यह भी ऋचाओं का संग्रह है। यजुर्वेद इसमें यज्ञानुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश है, अर्थात इसमें यज्ञ संबंधित वाक्य हैं। यजुर्वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है जो गद्य एवं पद दोनों में पाया गया। बाकी जितने वेद है सब के सब गद्य में है। अथर्ववेद यह तंत्र मंत्रों का संग्रह है, अर्थात जादू टोना के पुस्तकें जो भी है इसमें जो तंत्र मंत्र है वो सब अथर्ववेद में दिए हुए हैं। जहाँ तक वेद एवं उनके उपवेद और ब्राह्मण की बात किया जाए तो वेद, उपवेद और ब्राह्मण से संबंध कोई जाति से नहीं है। ब्राह्मण भी एक ग्रंथ है जो ऋग्वेद को समझाने के लिए लिखी गई थी। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है और उसके 2 ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशिकी है। सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद है और 2 ब्राह्मण टांडय और जैमिनी। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद है और 2 ब्राह्मण तैत्तिरीय तथा शतपथ है। अथर्ववेद के भी एक ब्राह्मण एक उपवेद है शिल्प वेद और उसका एक ब्राह्मण है गोपथ। कभी कभी ये सब अधिकांश चीज़ पूछा जाता है, कभी ब्राह्मण पूछ लेते हैं और कभी इसका उपवेद पूछ लेते हैं। याद करने की दृष्टि से आप ऐसे याद करेंगे कि ऋग्वेद है आयुर्वेद से संबंधित है। आयुर्वेद की जो दवाइयाँ खाई जाती है आपकी कोशिका को मजबूत करने के लिए खाई जाती है और आयुर्वेद लेने से बहुतों को कोई ऐतराज नहीं होता क्योंकि उसमें साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आप ऐसे याद करेंगे आयुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, ऐत्रेय और कौशिकी। जहाँ तक सामवेद मैं बता दूं संगीत से संबंधित है। संगीत को उत्पत्ति भी इसी से मानी जाती है, साम से मानी जाती है। वो कहा जाता है सवेला। सामवेद को क्या संजय के समय जाने वाला ये है। तो सामवेद गंधर्व कौन जो में जो गाना बजाना का वो गंधर्व कहे जाते थे। तो आप याद करेंगे सामवेद जो लोग गाते थे वो गाना गाओगे तो टांडा नृत्य करने करेगा यार। जैमिनी मरेगा, माँ से मरेगा और टांडा नृत्य करोगे तो याद होगा। यजुर्वेद जब करते थे तो आप याद करें यज्ञ करते तो राक्षस बचने के लिए धरी की आवश्यकता ताकि वो रोहित होते थे राक्षसों से सुरक्षा में। तो यजुर्वेद में धनुर्वेद धरी को लगा देते यजुर्वेद हुआ तो, और उनका जो तीर होना चाहिए उनकी और सत वाले माने पवित्र चाहिए तो सत वाले में होना चाहिए। अथर्ववेद आप मालूम होना चाहिए होना। जादू करोगे तो वेद छोटा मोटा आप शिल्प का करते रहोगे और गाय के पथ में चलोगे माने गौ पथ में चलोगे। ऐसे करके याद करोगे तो सारी चीज आपको रट जाएंगे। डिटेल से हम लोग और देखें। ब्राह्मण मैंने पहले बताया यज्ञ एवं कर्म कांडों के विधान को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें ब्राह्मण कहा गया। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण व गोपथ ब्राह्मण। अरण्यक या जंगल में जो शांत वातावरण में इसको पढ़ा जाता था। तो अरण्यकों का अध्ययन जंगल के शांत वातावरण में किया जाता था। इन ग्रंथों में आत्मा और परमात्मा के संबंध में विवेचना की गई है। अरण्यकों में ऐत्रेय अरण्यक, शंखायंत अरण्यक, बृहदारण्यक, मैत्रायणी उपनिषद अरण्यक तथा तवलकार अरण्यक मुख्य है। उपनिषद की संख्या 108। ये याद रखेंगे उपनिषद कितने 108 थे। प्रमुख है ईश, केन, कंठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, कौशिकी, मुंडक, प्रश्न, मैत्रिणी आदि। भारत का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। तो मुंडकोपनिषद या मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
वेदांग की बात किया जाए तो वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांगों से तत्कालीन समाज और धर्म पर भी प्रकाश पड़ता है। स्मृतियाँ की बात किया जाए तो संभवतः मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है, लेकिन विद्वानों के अनुसार मनु स्मृति सबसे ज़्यादा प्राचीन है। नारद स्मृति में गुप्त वंश के संदर्भ की जानकारी मिलती है। याद करने की दृष्टि से याद करेंगे, नारद जी गुप्त बातें इधर उधर बताते थे, तो नारद स्मृति से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है। प्रमुख स्मृतियाँ हैं मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर, नारद, बृहस्पति, कात्यायन तथा गौतम। सूत्र की बात किया जाए तो सूत्र की संख्या 4 है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। जहाँ तक गृह सूत्र की बात किया जाए तो हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार है वो गृह सूत्र के अंतर्गत आते हैं। शल्ब सूत्र से गणित का प्रारंभ माना जाता है। यजुर्वेद से में ही शल्ब सूत्र है, और यजुर्वेद जो है उसमें यज्ञों को नापने के लिए, यज्ञ बनाने के लिए नाप दिया गया, जो कि कौन से पाठ में? शल्ब सूत्र में दिया गया, जो सूत्र है शल्ब सूत्र। तो गणित का प्रारंभ इससे माना जाता है। पुराण की संख्या 18 है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता, पुराणों की संख्या कितना? पुराणों की संख्या 18। मत्स्य, भागवत, विष्णु, वायु, ब्रह्मांड, ब्रह्म, पद, शिव, नारदी, मार्कांडे, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवर्त, लिंग, वराह, स्कंद तथा गरुण पुराण, ये सब के सब 18 पुराण हैं। रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। प्राचीन मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित जानकारी देता है, मैंने मौर्य वंश जानकारी विष्णु में है, तो आप याद करोगे विष्णु मतलब ने आप कर कृष्ण मोर लगाते थे, मोर आ जाएगा। मत्स्य पुराण सातवाहन से संबंधित। वायु पुराण गुप्त वंश, गुप्त मैंने वायु से भी गुप्त बातें इधर उधर फैल जाती है, तो ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। महाकाव्य की बात किया जाए तो महाकाव्य 2 रामायण और महाभारत। रामायण के जो रचनाकार है वाल्मीकि जी, और महाभारत के रचनाकार व्यास है। चलिए हम लोग इसका डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। तो रामायण की बात कर लिया जाए तो रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई थी, और जब पहला माने मूलतः रामायण में 6000 श्लोक थे। बाद में क्या हो गया, 12000 श्लोक में वृद्धि हो गई, और फिर कालांतर में 24000 श्लोक हो गए। इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा गया। वाल्मीकि रामायण द्वारा रचित रामायण में बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तराकांड नाम के 7 कांडों में बटा हुआ। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, रामायण में कितने कांड है? तो 7 कांड है। भूसंडी रामायण आदि रामायण कहा जाता है। महाभारत की अगर बात किया जाए तो महर्षि वेद व्यास द्वारा इसकी रचना की गई, जो इस समय था करीब 4वीं शताब्दी के ईसा पूर्व। सबसे पहले इसमें 8000 श्लोक थे, तब इसका नाम था जय संहिता अर्थात विजय संबंधी ग्रंथ। कालांतर में 24,000 इसका श्लोक बढ़ गया और इसका नाम पड़ गया भारत। कालांतर में श्लोकी की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर यह सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों में क्या है? विभाजित है। बौद्ध साहित्य की बात किया जाए तो बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, इनका मेन जो साहित्य बता में बता हुआ है। मतलब संख्या 3 है, विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्य पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है, मैंने विनय पूर्वक नियम को मानना, ऐसे करके याद करेंगे। सुप्त पिटक में महात्मा बुद्ध के क्या दिए हैं? उपदेश दिए गए हैं, मैंने सुन लो, सुत मैंने सो जाओ, उपदेश सुनते सुनते, सुप्त पिटक, ऐसे करके याद करना। अभिधम्य पिटक में बौद्ध दर्शन की विवेचना किया गया। जातक कथाएं की बात किया तो संख्या 549, ये भी याद रखेंगे, 549, एक कम 550 हो जाता। बुद्ध के पुनर्जन्म के काल्पनिक, इसमें क्या है? बुद्ध के पुनर्जन्म करीब 600 पुनर्जन्म की बातें किया जाता है, काल्पनिक कथाएं हैं। बुद्ध चरित्रम जिसके रचयिता अश्वघोष है, और महावंश और दीपवंश है, ये दोनों श्रीलंका के महाकाव्य है और जो पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य की बात किया जाए, अन्य साहित्य की बात कर लिया जाए तो मिलिंद पन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पाली ग्रंथ है। इस पुस्तक में यूनानी नरेश मिलिंद और मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप है। नागसेन को ये कहा जाता, नागसेन और कोई नागार्जुन ही है जिसका नाम नागसेन है। दिव्यावदान अशोक तथा उनके उत्तराधिकारी के विषय में जानकारी मिलता है। दिव्यावदान में मंजूश्री मूल कल्प गुप्त सम्राट के विवरण प्राप्त होता है। अगुंतर निकाय इस
ग्रंथ में हमें प्राचीन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। सबसे पहले जब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध विचरण कर रहे थे, उस समय पूरा भारत देश 16 जनपदों में बटा हुआ था। क्योंकि पूछता 16 जनपदों का जिक्र किस समय है, तो अगुंतर निकाय, अंगुली में गुण लो 16 नंबर, ऐसे करके याद करना। ललित विस्तार और वैपुल्य सूत्र बौद्ध साहित्य के इन दोनों ग्रंथों में भी बौद्ध धर्म के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य की बात किया जाए तो जैन में ज़्यादा साहित्य तो नहीं मिलते, फिर भी इनके साहित्य को आगम कहते हैं। आगम है, अंग है, ये सब के नाम से जाना जाता है। तो आगम यदि जैन ग्रंथों की आगम के नाम से पुकारा गया, बाद में उनका संकलन पर्व नामक 14 ग्रंथ में किया गया और फिर इसके पश्चात उनका संकलन अंग नामक 12 ग्रंथों में हुआ। भद्रबाहु चरित, इस ग्रंथ में भी मौर्यवंशी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की कुछ घटनाओं का प्रकाश पड़ता है। क्योंकि चंद्रगुप्त जो मौर्य है, बाद में जैन धर्म ग्रहण कर लेता है और भद्रबाहु के साथ वो चला जाता स्वर्णबेलगोला की ओर। परिशिष्ट पर्व की बात किया जाए तो यह ग्रंथ भी जैन साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में रचयिता कौन है? हेमचंद्र है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता, परिशिष्ट पर्व के रचयिता हेमचंद्र थे। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में और आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन? ये चाणक्य या विष्णुगुप्त, इन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वास्तव में पॉलिटिक्स का पुस्तक है, मैंने राजनीतिक पुस्तक है। नाम भले अर्थशास्त्र है, लेकिन ये राजनीति की पुस्तक है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे श्लोक लिखे गए हैं जो आज भी प्रासंगिक है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण की पुस्तक है। ये याद रखेंगे, ये पुस्तक जो है व्याकरण की पुस्तक है और ये पाणिनि का है और मौर्य काल के पूर्व के राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस की बात कर लिया जाए तो विशाखा दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी? मुद्रा राक्षस। ऐसे याद रखोगे, राक्षस के बड़े बड़े दांत, तो यहाँ पर दांत राक्षस किसको? विशाखा दत्त। नंद वंश के पतन और चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनाए जाने के बारे में जानकारी हमको मिलती है। पंतजलि की बात किया जाए तो पंतजलि में महाभाष्य, ये भी व्याकरण की पुस्तक है। मौर्य वंश और शुंग वंश के विषय में जानकारी मिलती है। बाणभट्ट की बात किया जाए तो बाणभट्ट कौन? ये हर्ष का दरबारी कवि था। कौन? बाणभट्ट। और हर्ष चरित इसने लिखी थी और हर्षकालीन घटनाओं की जानकारी हमको मिलती है। गार्गी संहिता, जिसके लेखक कभी तक पता नहीं चल पाया, भारत और यवनों के जो आक्रमण की जानकारी इससे प्राप्त होती है। लास्ट में जो कल्हड़ का राजतरंगिणी, जो कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी, इसमें कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। बहुत ज़्यादा पूछता है कल्हड़ का राजतरंगिणी को, इसको आपको देखना होगा। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में अगर बात किया जाए तो आगे अगर और साहित्य को मैं वर्णन करूं तो बागपति राज ने गोटबाहो लिखा, जो कन्नौज नरेश यशोवर्मन के विजय की जानकारी देती है। चंद्रवरदई का पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान का चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के विषय में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासो में किसने लिखी? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। कौन? चंद्रवरदई। परिमल गुप्त ने नव साहसक चरित्र परमार वंश के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। फिर कालिदास का जो पुस्तक है, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, पुष्यमित्र शुंग और यवन के मध्य हुए संघर्ष के विषय में जानकारी देता है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम की बात किया जाए तो गुप्तकालीन उत्तर तथा मध्य भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक देता है। इसके अलावा कालिदास का रघुवंश गुप्तवंशी सम्राट समुद्रगुप्त के दिग्विजय की झलक देता है। तो कालिदास की 3 पुस्तक मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश में इतिहास के बहुत सारे चीज़ें छिपे हुए हैं। विदेशी यात्रियों की वृत्तांत की बात किया जाए तो हम यूनानी लेखक, चीनी लेखक, तिब्बती लेखक और अरबी लेखक पर बातें करेंगे। सबसे पहले यूनानी लेखक की बात किया जाए तो एक आ जाता है हेरोडोटस। इसे क्या बोलते हैं? इतिहास का पिता के नाम से जाना जाता है हेरोडोटस। उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया। वहीं मेगस्थनीस की बात कर लिया जाए, मेगस्थनीस कौन? सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। ये भी बहुत पूछता है, इंडिका आजकल कार चलती है, मेगस्थनीस थे आप कर दे, ठीक है, मेगा स्पीड से याद कर लेंगे। मेगस्थनीस इंडिका पुस्तक है ना यहाँ पर, जिसमें तत्कालीन मौर्य समाज और सांस्कृतिक विवरण मिलता है। टॉलेमी की भी बात कर लिया जाए तो टॉलेमी ने 2वीं शताब्दी में भारत के भूगोल का वर्णन किया। इसके अलावा प्लानी का आता है, प्लानी द्वारा जो रचित है नेचुरल हिस्ट्री में भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों के बारे में भी जानकारी मिलती है।
जहाँ तक चीनी लेखक की बात किया जाए तो फर्स्ट में आ जाता फाहियन। फाहियन कौन? ये चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया 399 ईसा पूर्व। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये गुप्त काल का है। फाहियन की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों और बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। हैंसंग भी आया जिसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, बहुत पूछता है। हैंसंग कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के समय 606 से 647 ईसा के बीच में शासनकाल में भारत आया था। इसकी भारत यात्रा का वृत्तांत सी यू की नामक ग्रंथ में जाना जाता है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात किया तो छत्तीसगढ़ भी आया था और हैंसंग ने सी यू की में छत्तीसगढ़ का भी वर्णन किया है। अब यह इसके बाद आता है इत्सिंग जो 7वीं शताब्दी में आया। इत्सिंग 613 से 715 ईस्वी के समय भारत आया। उसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत पर प्रकाश डाला। मतवालिन ने हर्ष के पूर्व अभियान एवं चाओ जू हुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। एक नज़र फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं फाहियान की बात किया था पहले, क्यों चंद्रगुप्त में एफ पहले आता है, ए बी सी डी ई एफ, तो फाहियान पहले आएगा, एच बाद में आएगा, तो हैंसंग बाद में आया। और एच के साथ एच जोड़ना, आपको एच जैसे आप जोड़ेंगे हैंसंग तो इसके साथ हर्षवर्धन को जोड़ना, एच इजिकल टू एच, जल्दी याद होगा। पहले फाहियान आया, फिर हर्षवर्धन आया, फिर इत्सिंग आया। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। जहाँ तक अरबी यात्री की बात करूँ तो सबसे पहले एक नाम आता है अल-बरूनी। कौन है अल-बरूनी? तो महमूद गजनवी जो भारत पर 1000 ईसा पूर्व से 1026 ईसा पूर्व तक 17 बार जो आक्रमण किया था उसके साथ आया था। वैसे इसकी बात करूँ महमूद गजनवी के अपने साथ बड़े विद्वान लेके आता था, इतिहासकार विद्वान, तो अल-बरूनी भी उन्हीं के साथ आता था। इसने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद अर्थात किताबुल हिंद में राजपूत कालीन समाज, धर्म, राजनीति आदि पर प्रकाश डाला। इसके अलावा फिरदौसी जो कि अल-बरूनी के साथ महमूद के साथ आता था, उसका दरबारी कवि था। शाहनामा उसी के नाम पर लिखा कि महमूद गजनवी पर शाहनामा। रसूदुद्दीन कृत जमियत अल त्वारिक, अली अहमद कृत चचनामा, मिनहाज उल सिराज कृत तबकाते ए नासरी और जियाउद्दीन बरनी कृत तारीख ए फिरोज शाही एवं अबुल फजल का कृत अकबरनामा, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें अबुल फजल कौन? अकबर का प्रधानमंत्री रहा और ये अकबर के बारे में के राजनीति के बहुत सारी चीजें बरनामे में वर्णन किया है। अन्य विदेशी यात्री में आपको एक आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में ये आया था। ये अफ्रीकी यात्री है और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी बनाया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी रहेला में वर्णन किया और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के बारे में वर्णन किया है। इसके अलावा वर्नियर ये कोई डॉक्टर था, ये एक फ्रांसीसी विद्वान डॉक्टर थे जो 17वीं शताब्दी में फ्रांस से भारत आए थे। वर्नियर ने मुगल राज के 8 वर्षों तक नौकरी की। वास्तव में शाहजहां के शासनकाल में आया था। उस समय के युद्ध की कई प्रधान घटनाएं वर्नियर ने स्वयं देखी थी। पुरातात्विक स्रोत की बात किया जाए तो अभिलेख आता है, स्मारक और भग्नावशेष आते हैं, मुद्राएं आते हैं, कलाकृतियां आती, मिट्टी के बर्तन आते हैं। तो सबसे पहले अभिलेख की बात किया जाए तो सबसे प्राचीन अभिलेख मुझे मौर्य शासक अशोक के मिलता है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्रह्मी लिपि में है। ये ब्रह्मी लिपि है। ब्रह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप नामक विद्वान ने पढ़ा था। याद रखेंगे जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था लेकिन खोजा टिफिन टेलर ने था। मैंने टिफिन कोई और लाया और जेम लगा कर खा कोई और दिया, ऐसे याद करना। टिफिन टेलर ने बताया कि भैया ये किसका है, तो ये अशोक का है, लेकिन इसको पढ़ने का जो श्रेय जाता है ये जाता है जेम्स प्रिंसप को। अशोक के अभिलेखों में तत्कालीन धर्म और राजत्व के आदर्श पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अन्य अभिलेखों में देखूं, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है। उसके शासनकाल की घटनाओं क्रमबद्ध विवरण। खारवेल कौन? उड़ीसा का राजा था। शायद तक बोला जाता है अशोक के साथ जो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, इसी खारवेल राजा के साथ हुआ था। याद करोगे हाथी बहुत खाना खाता है तो हाथी और खारवेल से जोड़ो। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन जो कि इसके विजय और व्यक्तित्व का विवरण करता है, तो आप ऐसे याद करोगे दामन में चूना लगा, जूना माने चूना, दामन में चूना लगा, एक गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जल्दी याद होगा।
नास्तिक अभिलेख गौतमीपुत्र बलसरी या पुलमावी का है। दोनों का नाम है, पुलमावी और गौतमीपुत्र बलसरी। तो नाक से पुल, पुलाव का गंध लेना, ऐसा याद करना। और नाक का बल, नास्तिक नाक का बल, तो बलसरी याद करना। सातवाहनकालीन घटनाओं का विवरण देता है। प्रयाग स्तंभलेख समुद्र, या समुद्र को प्रयाग से जोड़ो। समुद्र भी और प्रयाग आप जानते हो इलाहाबाद में आता है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नाम है। तो आज समुद्र बन जाए, कुल मिलाकर प्रयाग या समुद्र बने। तो प्रयाग प्रस्तंभलेख समुद्र जोड़ना उन जय और नीतियों ने। ग्वाल अभिलेख भोज बिहार से संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार शासकों के विजय की जानकारी देता है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन संबंधित है। तो यह आप ऐसे याद करना यार, जो मालवा जो निकलता है, मालवा क्या है, ये ज्वालामुखी से निकले हुए लावा है। और लावा एक जो होता सौर माने सूर्य जैसा ज्वाला देता, सौर है माने मालवा निकलेगा। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पुल में क्या है, होल है, तो पुल में होल है तो जल्दी याद हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय की बात है क्या है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है। इसमें हर्ष हार गया था किसके, पुलकेशिन द्वितीय। ये दक्षिण का सम्राट था पुलकेशिन द्वितीय। स्मारक और भग्नावशेष की बात किया जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन से प्राप्त भग्नावशेष से संभवतः विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। मेरे पहले वीडियो में मैंने डिटेल से इसका वर्णन किया है। इसके अलावा कानपुर के पास स्थित भीतरगांव का मंदिर, इसके बाद नचना कुठरा का पार्वती मंदिर, ये देखिए सिरपुर का अपना लक्ष्मण मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, शायद तक पहला मंदिर बोला जाता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्तकालीन संस्कृति की व्यापक प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार सांची, ये सांची है जहाँ, इसके बाद भरहूत है जिसमें अशोककालीन इतिहास का हमको मिलता है। खजुराहो की बात किया जाए तो खजुराहो की मंदिर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद महाबलीपुरम की बात किया जाए तो ये महाबलीपुरम जो कि दक्षिण भारत के बारे में जानकारी देता है। अजंता एलोरा की बात कर लिया जाए और नासिक की बात कर लिया तो अजंता एलोरा नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। ये सब चीज़ में भी हमको इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलता है और बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है। विदेशी स्मारक की बात करते तो विदेशों में भी हमारे भारत के इतिहास मौजूद है, जिसमें हमको मिलता है जावा। जावा कहाँ पड़ेगा, इंडोनेशिया में। जावा के दिक एवं शिव मंदिर मध्य जावा के बोरोबुदुर, ये बोरोबुदुर की बात किया जाए मध्य जावा में पड़ता है। बोरोबुदुर का प्रम्बनम का विशाल मंदिरों का मूर्ति मिलती है यहाँ पर। तो ये आपका ये मूर्ति देख रहे हैं, ये आपका जावा में ही मिलेगा आपको। इसके अलावा कंबोज अर्थात कंबोडिया के अंगोर बाट में भी आपको मिलेगा। अंगोर बाट रोकथाम के भग्नावशेषों से सिद्ध होता है कि भारतीयों ने यहाँ अपने उपनिवेश की स्थापना की थी तथा अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। ये बहुत पूछता है, आप याद कर सकेंगे। ब से बा जोड़ो, जो बोरोबुदुर जावा यहाँ पर, और कंबोज को लिखेंगे अंकोको और कंबोज, ऐसे करके अंगोर बाट कंबोज, ये कंबोडिया का होगा। जहाँ तक मुद्राएं की बात किया जाए तो प्राचीन मुद्राएं आहत सिक्के, आहत क्या होता था, ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे। ऐसा लगता है किसी भारी चीज़ से इसको दबा के सील मार दिया गया, इसमें पता नहीं चल पाता। ये मौर्यों के समय चांदी के सिक्के, मौर्य सिक्के हैं वास्तव में, और मौर्यों के समय आहत सिक्के ही चलते थे, चांदी के सिक्के ही चलते थे। सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम यवन शासकों ने चलाए, हिंद यवन शासक जो आए थे उन्होंने इन सिक्कों को चलाया था। सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त राजाओं ने चलाए थे। और लेकिन शुद्ध की बात किया जाए, शुद्धता के मामले में कुषाण कौन, कनिष्क है, कुजल खटपिसेस है, ये कुषाण वंश के हैं, इन राजाओं ने चलाया था। बीणा बजाते हुए सिक्का समुद्रगुप्त के बारे में दिखाता है, समुद्रगुप्त बीणा बजा रहा है। इससे ऐसा पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो था संगीत प्रेमी था, हमको इस सिक्के से पता चलता है। इसके अलावा हमें एक और सिक्का समुद्रगुप्त का मिलता है जिसमें घोड़े का चित्र बना है और अश्वमेघ पराक्रम लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। अश्वमेघ आपको मालूम है, घोड़े को पूजा करके छोड़ दिया जाता था, जहाँ जहाँ घोड़ा जाता था वो सब इलाका वो राजा का हो जाता था। जहाँ तक व्याघ्र शैली की मुद्रा चंद्रगुप्त द्वितीय का है, और इससे ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली की मुद्रा का चलाया था।
कलाकृतियों की भी बात कर लिया जाए तो सिंधु घाटी में हमें बहुत सारे कलाकृतियाँ मिली हैं। ये मूर्ति देखें तो कांसा की मूर्ति है। इसके अलावा आप देख सकते हो ये जो गौतम बुद्ध की मूर्ति आप देख रहे हो, मथुरा कला में जो मूर्ति है, इससे हमको उसकी आकृति का पता चलता है और पता चलता है इनके इतिहास में अशोककालीन जो स्तंभ है इससे पता चलता है, कारीगरी का पता चलता है। इससे हमको डेट भी पता, कार्बन डेटिंग के द्वारा हम किस काल का है ये भी हमको पता चल जाता है। तो ये कलाकृति का महत्व है इतिहास जानने के लिए। इसके अलावा आप इस चित्र को भी देखिए, शायद तक ये अगर गुप्त शासकों में मूर्ति बनाए जाने की जो प्रथा स्टार्ट हुई थी, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता से चल रही है, लेकिन अगर गुप्त काल में बात किया जाए पहला मंदिर ऐसा लगता है गुप्तों ने बनाया था और पहला जो मूर्ति है यही विष्णु का मूर्ति है। दशावतार मंदिर में ये आपको मूर्ति मिली है। मिट्टी के बर्तन की बात किया जाए तो हमारे सिंधुवासी इसमें पारंगत थे, बड़े सुंदर ढंग से इसको सजाया गया। इससे पता चलता, हमने पहले बताया कार्बन डेटिंग से डेट का भी पता चल जाता है और कलाकारी का भी पता चलता है, उस समाज का भी पता चलता है कि कितने अच्छा विलक्षण समाज रहा होगा। और ये आप देख रहे हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही है। ये रेती को पीसकर गोंद के साथ मिलाकर इस पात्र को बनाया गया। मैंने कुल मिला के चीनी मिट्टी का पात्र जैसा ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इन बर्तनों को भी आप देखिए, इन बर्तनों से भी ऐसा प्रतीत होता है, उनके संभ्रांत जीवन का पता चलता है कि उनका साज सज्जा और किस प्रकार वो रहते थे। इस प्रकार हम इन सब चीज़ों से क्या जान सकते हैं, भारत के इतिहास को जान सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।